नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं 1857 का विद्रोह, यानी जो झारखंड में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, उसमें ये लेक्चर 2 है। और हमने कल 1857 के विद्रोह को देखा था, जिसका आधा हिस्सा हमने कल देखा था और आज हम लोग उसका आधा हिस्सा देखेंगे। तो कल हमने जो देखा था उसको यहाँ पर थोड़ा सा एक देख लेते हैं, एक समरी के रूप में। तो देखिए, कल हमने देखा था कि किस तरह से देवघर से इस विद्रोह की शुरुआत हो रही थी और यहाँ पर 12 जून को ये विद्रोह शुरू हो रहा था। और यहाँ पे दो भाई थे, सलामत अली और सलामत अली और अमानत अली। और इन दोनों ने देवघर के क्षेत्र में यानी रोहिणी में आंदोलन किया और कई अंग्रेज़ अधिकारियों को घायल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो रोहिणी में हेडक्वार्टर हुआ करता था 32वीं रेजिमेंट का, उसको हटाकर फिर भागलपुर कर दिया। फिर हमने देखा कुछ समय बाद हजारीबाग में सैनिकों का विद्रोह होता है, जो कि 30 जून के आसपास होता है। और ये किस तरह से यहाँ पे हजारीबाग के क्षेत्र में आंदोलन करते हैं और आंदोलन करने के बाद ये धीरे धीरे बढ़ते हैं रांची की तरफ। फिर रामगढ़ में एक युद्ध होता है, उसमें उसके बाद ये लोग फिर रांची पहुँचते हैं। रांची में फिर डाल्टन के द्वारा किस तरह से इस युद्ध को दबाने का या इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जाता है। और फिर जो यहाँ पे रांची में जो विद्रोही नेता थे वो किस तरह अपना जान बचाते हैं और वहाँ से चतरा भागते हैं। और चतरा का युद्ध होता है जहाँ पे अंग्रेजी सेना हारती है और वहाँ पर कई जो सैनिक होते हैं पकड़े जाते हैं। उसके बाद किस तरह से उनको रांची में लाकर फांसी दिया जाता है। तो इस चीज़ को हमने देखा था। अब जो बाकी का जो बच रहा है एरिया जहाँ पर ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा प्रबल था, उसको यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर 4 जिलों में बात कर ली थी कि किस तरह से इस आंदोलन का प्रसार हुआ था, जिसमें देवघर है। फिर हमने सेकंड में हजारीबाग देखा, थर्ड में रांची देखा और फोर्थ में चतरा को देखा था। अब हम लोग देखने वाले हैं धनबाद के क्षेत्र में, यहाँ पे किस तरह से ये आंदोलन फैला और क्या क्या हुआ। तो देखिए, ये जो आपको धनबाद का क्षेत्र दिख रहा है, ये और वेस्ट बंगाल का जो यहाँ पे ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, पुरुलिया। और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट यानी ये पूरा एरिया मिलाकर मानभूम कहलाता था, मानभूम। ठीक है, यानी ये मानभूम क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो बुक्स हैं उनमें मानभूम का ही जिक्र काफ़ी बार आता है। तो धनबाद का जो रीजन है और जो पुरुलिया का रीजन है, ये पूरा ही मानभूम का रीजन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब झारखंड में अन्य क्षेत्रों में आंदोलन चल रहा होता है, उसी समय में 5 अगस्त 1857 को इस एरिया में भी यानी मानभूम क्षेत्र में भी सैनिकों का विद्रोह हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक जो उपायुक्त रहता है, जो कमिश्नर रहता है, उसका नाम रहता है ओक्स। ठीक है, ओक्स है यहाँ पर कमिश्नर है वो। और ये ओक्स क्या करता है, जब देखता है कि विद्रोही काफ़ी आक्रामक हो रहा है, विद्रोह आक्रामक हो रहा है, तो ये जान बचाकर भागता है और कहाँ चला जाता है, तो ये रानीगंज चला जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो ये रानीगंज भाग कर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो विद्रोही हैं वो पूरे मानभूम एरिया पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, पूरे मानभूम एरिया पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद कई कैदियों को यहाँ से छुड़ा देते हैं, जैसा कि हमने पीछे भी देखा था कि कैदियों को छुड़ाने का काम चलता था। तो कैदियों को छुड़ा देते हैं और ये यहाँ भाग के आ जाता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो कैदियों को छुड़ाने के बाद ये लोग किस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो ये लोग रांची के डायरेक्शन में बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसी समय में रांची में भी विद्रोह जो है अपनी गति पकड़े हुए है। वहाँ पे भी जो बाकी सैनिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा विद्रोह को आगे बढ़ा रहे हैं और अंग्रेज़ों को भगाने का पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे रांची की ओर ये लोग बढ़ते हैं और मानभूम के संथाल भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे यानी मानभूम क्षेत्र में आपको ध्यान देना है कि संथाल लोग जो रहते हैं इस क्षेत्र में वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, संथाल। इसके अलावा ये जो रास्ते में गांव पड़ते हैं या जो भी अंग्रेज़ों का क्षेत्र है उसको लूटते हुए पूरी तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी ये जो ओक्स है जिसको हमने यहाँ पर देखा, ये वापस मानभूम के क्षेत्र में आ जाता है। तो ये वापसी करता है वहाँ से पूरी तैयारी के साथ, पूरी सेना के साथ। और वापसी करने के बाद ये क्या करता है, तो विद्रोहियों को नियंत्रित करने के लिए नीलमणि सिंह एक राजा हैं इस क्षेत्र में, धनबाद के क्षेत्र में ही पंचेत के राजा हैं। याद रखिएगा इनका नाम, पंचेत के राजा का नाम क्या है, तो नीलमणि सिंह नाम है। तो इनसे वो रिक्वेस्ट करता है, चूँकि ये उस एरिया का ज़मींदार हैं, तो उसको पता रहता है कि इनकी बातों को जो लोग हैं या सैनिक हैं मानेंगे। तो इसलिए नीलमणि सिंह से वो आग्रह करता है ओक्स कि आप विद्रोहियों को समझाइए। कौन कर रहा है, ओक्स कर रहा है। ठीक है, कि आप विद्रोहियों को समझाइए और समझा के उन्हें रोकने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, नीलमणि सिंह जो है वो सरकार की मदद करने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं। और ये संथाल जो मानभूम के तरफ आंदोलन कर रहे थे सैनिकों के साथ मिलकर, उनको भड़काने का प्रयास करते हैं। उनको कहते हैं कि नहीं, आप लोगों को क्या करना है, अंग्रेज़ों को भगाना ही भगाना है।
तो ये क्या करते हैं कि उल्टा संथालों को भड़काने का काम करते हैं। और जब ये संथालों को भड़काते हैं तो ये आंदोलन और हिंसक हो जाता है, और हिंसक होने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये इस एरिया में जो अंग्रेज़ों का दमन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। अब ओक्स क्या करता है, तो कैप्टन माउंट गोमरी के नेतृत्व में एक दल भेजता है। तो याद रखिएगा, एक कैप्टन यहाँ पर गोमरी का नाम आ रहा है, इसको भेज रहा है ओक्स कि जाओ और इन जो संथाल इस आंदोलन को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं या अलग डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करो। तो इनको नियंत्रण के लिए इसको भेजा जाता है माउंट गोमरी को। और ये कौन है, तो ये कैप्टन है, अंग्रेज़ी कैप्टन है। तो ये आता है और ये क्या करता है कि पूरे एरिया में संथालों को दबा देता है, और दबाने के बाद पुरुलिया में पूरी तरह से शांति स्थापित कर देता है। तो याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में, मानभूम के क्षेत्र में, जो माउंट गोमरी है, जो कैप्टन गोमरी है, इसका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये पुरुलिया को शांत कर देता है, विद्रोह को दबा देता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो भी विद्रोही कुछ बच जाते हैं, कुछ जेल में चले जाते हैं, कुछ को फांसी दे दिया जाता है, और जो विद्रोही बच जाते हैं वो कहाँ भाग जाते हैं, तो वो हजारीबाग की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, तो जो विद्रोही बच जाते हैं वो हजारीबाग की तरफ भाग जाते हैं, बचे विद्रोही। और जो यहाँ के ज़मींदार हैं नीलमणि सिंह, जो पंचायत के ज़मींदार हैं, इनको कहाँ भेज दिया जाता है, तो इनको भेज दिया जाता है अलीपुर जेल में, इनको भेज दिया जाता है। ठीक है, अलीपुर जेल ये चले जाते हैं, जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बचे विद्रोही कहाँ भाग जाते हैं, तो ये हजारीबाग के क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इस तरह से मानभूम के क्षेत्र में यह आंदोलन फैलता है। अब हम लोग बात करेंगे सिंहभूम के क्षेत्र में ये किस तरह से आंदोलन फैलता है और कौन यहाँ पर नेता होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया सिंहभूम का ही एरिया कहा जाता है। और इस एरिया में देखेंगे कि सबसे प्रमुख विद्रोहियों में दिखेंगे आपको दो नाम पहले स्टार्टिंग में दिखेगा। एक हैं भगवान सिंह और दूसरे हैं रामनाथ सिंह। तो ये लोग, दो लोग इस एरिया में दिखाई देगा आपको शुरुआती दौर में। लेकिन अगर संपूर्ण क्षेत्र में अगर किसी ने आंदोलन को चलाया या फिर फैलाया या विस्तार किया, तो वो कौन है, तो उनका नाम है राजा अर्जुन सिंह। तो याद रखिएगा इनका नाम, राजा अर्जुन सिंह संपूर्ण क्षेत्र में फैला देते हैं, और संपूर्ण क्षेत्र में यही विद्रोहियों के नेता बन जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और ये पोरहाट के राजा रहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ के राजा हैं ये, तो पोरहाट के राजा हैं राजा अर्जुन सिंह। अब क्या होता है कि 3 सितंबर 1857 को चाईबासा के सैनिकों ने भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह करके सरकारी खजाने को लूटा और कैदियों को जेल से भी छुड़वा दिया। तो इस क्षेत्र में, यानी सिंहभूम के क्षेत्र में जो शुरुआत होती है वो 3 सितंबर 1857 से होती है, और शुरुआत बिल्कुल उसी तरह होती है। अंग्रेजी क्षेत्रों को लूटा जा रहा है, लूटने के बाद क्या किया जा रहा है, कैदियों को छुड़ाया जा रहा है, उस तरह से शुरुआत हो रही है। और सिंहभूम का इस समय में असिस्टेंट कमिश्नर है सिसमोर। तो याद रखिएगा कि इस समय में वहाँ का कमिश्नर कौन है, तो ये है सिसमोर। और ये सिसमोर क्या करता है कि इस विद्रोह को दबाने का पूरी तरह से प्रयास अपना चालू कर देता है, जब देखता है कि ये लोग काफ़ी भड़क चुके हैं या विद्रोह काफ़ी भड़क रहा है। फिर क्या होता है कि विद्रोह जब प्रारंभ होता है तो उसके पूर्व अंग्रेज समर्थक जो हैं वो सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह के पास जाते हैं। ठीक है, चक्रधर सिंह यहाँ पे एक नेता हैं जो सरायकेला के नरेश हैं, और चक्रधर सिंह से ये लोग विनती करता है, और जब ये नहीं मानते हैं तो ये लोग चाईबासा का दायित्व इन्हीं को देकर भाग जाता है। तो याद रखिएगा ये सरायकेला खरसावां के राजा हैं, सरायकेला खरसावां, चक्रधर सिंह हैं, यहीं के राजा हैं, और इनको अंग्रेज़ लोग अपना उत्तरदायित्व दे देता है, किसका, चाईबासा के क्षेत्र का। ठीक है, अंग्रेज़ उत्तरदायित्व सौंप देते हैं। तो उसके बाद जब इनके ऊपर दायित्व आ जाता है तो आप जानते हैं कि अंग्रेज़ शांत तो बैठने वाले हैं नहीं। वो लोग यहाँ से भागने के बाद क्या करते हैं, पूरी तैयारी के साथ बाद में फिर वापस आएंगे। लेकिन इसी बीच क्या हो रहा है कि जो विद्रोही हैं वो धीरे धीरे रांची की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ लोग अभी नहीं हैं, अभी पूरा का पूरा वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो अंग्रेज़ लोग लूटपाट करते हैं, लूटपाट करने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक संजय नदी है, वहाँ पे सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह और खरसावां के नरेश हरि सिंह हैं, ये विद्रोहियों को रोकते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो एक संजय नदी है इसी क्षेत्र में, जब वो लोग रांची की तरफ बढ़ रहे हैं तो सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में ये नदी पड़ती थी उस समय में। तो एक तो चक्रधर सिंह है जो समझा रहे हैं, दूसरे हैं हरि सिंह। ये दोनों विद्रोहियों को समझा रहे हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको शांत रहना है, और हम लोग अंग्रेज़ों से बात करेंगे इस तरह से। फिर विरोध आगे क्या होता है कि इस स्थिति में अंग्रेज़ जो हैं वो विरोधी पोरहाट जो अर्जुन सिंह हैं, इनके विद्रोहियों की सहायता करने का ये निर्णय लेते हैं कि
अपने दीवान जग्गू की सहायता से ये विद्रोहियों से 7 सितंबर 1857 को संजय नदी पार कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे अर्जुन सिंह है, ये अर्जुन सिंह इन दोनों का बात नहीं मानते हैं, किसका, हरि सिंह और चक्रधर सिंह का ये बात नहीं मानते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, मुझे जाना है तो जाना है, मैं इस क्षेत्र में विद्रोह करूँगा तो करूँगा। और ये रांची की तरफ निकल पड़ते हैं। और आगे क्या होता है, ये जिसके साथ निकलते हैं उसका नाम आप याद कर सकते हैं कि इनके साथ जो दीवान है एक, उसका नाम है जग्गू। तो इस जग्गू दीवान के साथ ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए ये रांची की तरफ पहुँचते हैं संजय नदी को पार करके। और बाद में क्या होता है कि अर्जुन सिंह के प्रति जो जितने भी इनके सहयोगी होते हैं, तो सहयोगियों का इनके ऊपर डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन सिंह हमें फंसाने का प्रयास करें। तो अर्जुन सिंह क्या करते हैं, एक पौरा देवी आपको झारखंड के क्षेत्र में मिलेंगी, तो पौरा देवी को ये साक्षी मानकर कसम खाते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं करूँगा और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साथ मिलकर झारखंड के इस क्षेत्र को आज़ाद करवाएंगे, अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाएंगे। तो इस तरह से जब ये कसम खा लेते हैं, इनको साक्षी मानकर कसम खा लेते हैं, उसके बाद जो विद्रोही हैं उनके ऊपर भरोसा करने लगते हैं। और भरोसा करने के बाद जो यहाँ पर चक्रधर सिंह और हरि सिंह ने जिन विद्रोहियों को रोका था, वो भी अर्जुन सिंह के साथ आकर मिल जाते हैं और ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से कहानी है। और जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो 13 सितंबर 1857 को सिंहभूम में एक नया जिलाधीश आ जाता है जिसका नाम है बर्च। ठीक है, तो इधर 13 सितंबर 1857 को कौन आया है, बर्च आया। और बर्च कौन है, तो ये जिलाधीश है, याद रखिएगा। और बर्च क्या करता है कि जब यहाँ पर वो आता है, उसके बाद जस्ट बाद 16 सितंबर 1857 को वो आदेश देता है किसको, कैप्टन जो ओक्स रहता है उसको दोबारा आदेश देता है कि जाओ और तुम क्या करो, चाईबासा के क्षेत्र पे कब्जा कर लो। तो ओक्स क्या करता है, चाईबासा को कब्जा कर लेता है, चाईबासा के क्षेत्र पर, ठीक है, क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद आगे कहानी क्या होता है कि बर्च अर्जुन सिंह को बोलता है कि आप आइए चाईबासा में, ठीक है, और चाईबासा में आप आकर आत्मसमर्पण कर दीजिए। तो याद रखिएगा कि अर्जुन सिंह को किसने कहा था कि आप चाईबासा में आकर आत्मसमर्पण कीजिए, तो अर्जुन सिंह को इसी ने कहा था, इसी बर्च ने कहा था कि आत्मसमर्पण आपको आकर कहाँ करना है, चाईबासा में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अर्जुन सिंह आपको पता ही है कि मानेंगे नहीं, तो अर्जुन सिंह इस बात को इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आएंगे। तो इसके बाद क्या होता है कि अस्वीकृत कर देते हैं। फिर ये जो बर्च हैं इनके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना रखता है कि अगर कोई इनको पकड़ के ले आया, इनाम कह सकते हैं इसको, जुर्माना नहीं, तो 1000 का इनाम इनके ऊपर रखा जाता है अर्जुन सिंह के ऊपर। और अर्जुन सिंह क्या करते हैं कि एक तो उसका बात नहीं मानते हैं, इसके अलावा अपने आप को सिंहभूम का राजा भी घोषित कर देते हैं, ठीक है, सिंहभूम का राजा घोषित कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि अंग्रेज़ और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये हमारी बातों का अवहेलना कर रहे हैं। तो फिर आगे चलते हैं, ये अर्जुन सिंह यहाँ पर सिंहभूम का राजा अपने आप को घोषित कर रहे हैं चलते चलते, और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। जब ये पहुँच रहे हैं रांची, तो यहाँ पर कमिश्नर डाल्टन जो है वो इनको अपने अंडर ले लेता है, इनसे कहता है कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये ऐसा माना जाता है कि डाल्टन के सामने, जो कि रांची का कमिश्नर है, हमने देखा था पीछे भी, तो ये डाल्टन के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। और जब ये डाल्टन के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो इनके साथ जो विद्रोही हैं वो लोग भी वहीं पर गिरफ्तार हो जाते हैं और ये आंदोलन धीरे धीरे दबने लगता है। और फिर कोर्ट मार्शल वगैरह इन पर चलाया जाता है, जो भी यहाँ सैनिक पकड़े जाते हैं। और 20 अक्टूबर 1857 को शहीद चौक के पास कई लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर 20 अक्टूबर 1857 को कितने विद्रोही जितने भी पकड़े जाते हैं, उनमें से बहुत सारे विद्रोहियों को शहीद चौक के पास फांसी दे दिया जाता है। कहाँ पर, तो ये रांची में घटना हो रही है, क्योंकि ये लोग सिंहभूम से रांची की तरफ पहुँच चुके हैं। अब अर्जुन सिंह यहाँ पे आत्मसमर्पण करके ये जेल में है, इनको अभी तक फांसी नहीं हुई है, तो इनको काफ़ी दुख पहुँचता है। इनको लगता है कि ये तो गड़बड़ है भाई, मुझसे ये किया गया कि भाई आप आत्मसमर्पण करिए, हम आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, और मेरे सैनिकों के साथ ये सारा कुछ हो गया। तो अर्जुन सिंह वापस आ जाते हैं पोरहट, अंग्रेज़ों के चंगुल से बचकर भाग जाते हैं, और ये पोरहट में वापस आते हैं, यानी सिंहभूम क्षेत्र में वापस आते हैं और दोबारा आंदोलन चलाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि 20 नवंबर 1857 को अंग्रेज़ अधिकारी है कैप्टन हेल, ये चक्रधरपुर पर कब्जा कर लेता है और अर्जुन सिंह के दीवान को गिरफ्तार कर लेता है और उसको फांसी पर भी लटका लेता है। यानी अर्जुन सिंह जब इस क्षेत्र में आते हैं, चक्रधरपुर को वापस जीत लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये जीत के
अभी अपने आप को स्टेबल करने का ही प्रयास करते हैं कि तब तक यहाँ पे हेल नामक एक कोई अधिकारी आ जाता है और ये चक्रधरपुर को वापस जीत लेता है। और जीतने के बाद क्या करता है, इनका दीवान जग्गू, तो जग्गू को ये फांसी पे लटका देता है। ठीक है, जग्गू यानी वहाँ पर रांची वाले क्षेत्र में ये जग्गू बच गया था, तो जग्गू दीवान को फांसी पे लटकाने वाला कौन था, तो यही हेल है। उसके बाद क्या होता है कि जो बर्च है ये 20 नवंबर 1857 को ये पोरहाट पर कब्जा कर लेता है और अर्जुन सिंह के महल को जला देता है, लेकिन अर्जुन सिंह यहाँ से बच के भाग जाते हैं। तो याद रखिएगा कि 21 नवंबर को 1857 को ये जो बर्च है ये क्या करता है, तो पूरा का पूरा पोरहट पर कब्जा कर लेता है, पोरहट पर कब्जा कर लेता है। अब पोरहट पर कब्जा करने के बाद इनके महल में यानी अर्जुन सिंह के महल में आग लगा देता है, लेकिन अर्जुन सिंह किसी तरह से यहाँ से जान बचा के भाग जाते हैं, जान बचा के यहाँ से भागे। अब आगे क्या होता है कि अर्जुन सिंह जब भागते हैं तो समझ ही रहे हैं कि अब वो शांत तो बैठेंगे नहीं, उनका महल भी जल चुका है, तो ये और ज़्यादा आंदोलन को तेज़ कर देते हैं और मुंडा मानकी को तथा दिसंबर 1857 में वो सभी जनजातियों को अपने साथ मिलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मुंडा मानकी जो लोग हैं इनको भी साथ में मिलाते हैं, इसके अलावा अन्य जनजातियों को भी मिलाने का प्रयास करते हैं अपने साथ, ताकि ये जो विद्रोह है और बड़ा हो सके। तो इस तरह से ये कहानी आगे चलता है और विद्रोही जो हैं वो जमकर उत्पात मचाते हैं, फिर लूटना, वही बाज़ारों को लूटना, अंग्रेज़ों को घायल करना, ये सब चालू होता है। लेकिन बाद में कर्नल एक फास्टर है, ये आता है विद्रोहियों को दबाने के लिए और ये रानीगंज से पहुंचता है यहाँ पर। तो याद रखिएगा, एक फास्टर नामक एक अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ अधिकारी है, ये चाईबासा के क्षेत्र में आता है। कहाँ से? रानीगंज से आता है कि और इसको बुलाया जाता है कि रानीगंज से तुम आओ और यहाँ पे आके इस विद्रोह को दबाओ। तो ये पहुँचता है और ये एक बटालियन लेके पहुँचता है जिसका नाम है शेखावती बटालियन। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये जिस बटालियन के साथ आता है उसका नाम क्या है, तो शेखावती बटालियन है। और इसी बटालियन के साथ ये पहुँचता है चक्रधरपुर और चक्रधरपुर में ये बटालियन क्या करती है, बहुत जल्द ही पूरी शांति स्थापित कर देती है। तो यही कहानी है। और अंग्रेज़ जो है अपने दमन पूर्वक किए गए कार्रवाई से जो विद्रोह है, अंग्रेज़ जिस तरह से दमन करते हैं, ये विद्रोह काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने के बाद धीरे धीरे ये समाप्त होने लगता है। उसके बाद जो अर्जुन सिंह हैं ये मयूरभंज के राजा की सलाह पर, जो उनके ससुर भी रहते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे अर्जुन सिंह जो मयूरभंज के राजा हैं, और ये मयूरभंज कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में। तो मयूरभंज उड़ीसा के राजा के कहने पर ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, मयूरभंज के राजा ये कौन है, तो ये अर्जुन सिंह के ससुर हैं। तो इनके कहने पर ये आत्मसमर्पण कर देते हैं और आत्मसमर्पण के बाद फाइनली डाल्टन जो है इनको पकड़ के और जेल में डाल देता है। तो ये कब होते हैं, तो 16 फरवरी 1859 को, यानी काफ़ी समय बाद इनको पकड़ लिया जाता है, किसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा, और इनको जेल में डाल दिया जाता है और आगे चल के इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा कहानी था सिंहभूम के क्षेत्र में किस तरह से ये आंदोलन चलता है। तो काफ़ी लंबा है कहानी, लेकिन आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये चल रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पलामू के बारे में कि किस तरह से इस क्षेत्र में चल रहा है। तो पलामू में देखिए 2 लोग काफ़ी एक्टिव है, एक का नाम है नीलांबर और एक का नाम है पीताम्बर। तो ये 2 भाई रहते हैं, नीलांबर और पीताम्बर, और ये दोनों को कहा जाता है भोक्ता बंधु। ठीक है, क्योंकि इनकी जो जाति थी वो भोक्ता की थी, इसी वजह से इनको भोक्ता बंधु भी कह दिया जाता है। और यही लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं पलामू के क्षेत्र में। और इसमें चेरो जनजाति के लोग भी रहते हैं, खरवार के भी रहते हैं और भोक्ता भी रहते हैं। तो ये सारे जनजाति के लोगों को ये लोग इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि एक भवानी बख्श राय हैं जो इस क्षेत्र में चेरो राजा हैं। तो कुछ नाम हैं, राजाओं के नाम आएंगे, इनको याद रखिएगा। भवानी बख्श राय ये क्या है, तो चेरो के राजा हैं, चेरो के राजा। और इनके नेतृत्व में आप देखेंगे 26 सितंबर 1857 को इस क्षेत्र में आंदोलन शुरू होगा चेरो के द्वारा। और फिर विद्रोही धीरे धीरे शाहपुर पर, जो कि पलामू में ही है, इस पर धावा बोलेंगे और शाहपुर किले को जीतने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शाहपुर किले को जीतने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि अंतिम चेरो राजा फिर चूड़ामन राय की विधवा से 4 तो छीन कर ले गए। ठीक है, और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है इस शाहपुर किले में, तो अंग्रेज़ों के संरक्षण में बैठा हुआ है चूड़ामन राय की पत्नी बैठी हुई है, विधवा बैठी हुई है। ठीक है, चूड़ामन राय की विधवा। और ये चूड़ामन राय कौन है,
तो ये अंतिम चेरो राजा है, इसी की विधवा यहाँ पर इस क्षेत्र में बैठी हुई है, सॉरी इस किले में बैठी हुई है। तो इसको ये लोग हटा देते हैं। कौन हटा देता है? तो भवानी बख्शराय के नेतृत्व में ये लोग आता है और हटा देता है। इसके अलावा क्या होता है कि शाहपुर थाना, लेस्लीगंज थाना के साथ साथ चैनपुर गढ़ पर भी ये लोग हमला करता है और उधर जीत जाता है। तो इस समय में चैनगढ़ का एक रघुवर दयाल सिंह है, वो इस हमले में भाग जाते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही इस क्षेत्र में विद्रोह की खबर मिलती है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट ग्राहम आ जाता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट ग्राहम इस क्षेत्र में आता है और ये लेफ्टिनेंट ग्राहम क्या करता है, इस आंदोलन को दबाने का पूरी तरह से प्रयास करता है। लेकिन विद्रोही जो है इसको घेर लेते हैं और ये जान बचाकर भाग जाता है। तो हमने देखा था ये ग्राहम पहले भी भागा था, जब ये रामगढ़ के क्षेत्र में ये घिरा था तो भागा था। और फिर आप देख रहे हैं कि पलामू के क्षेत्र से भी ये ग्राहम भाग जाता है जान बचा के, जब देखता है कि विद्रोही काफ़ी ज़्यादा हैं और हमारे सैनिक कम हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि विद्रोही इसके बाद रंकागढ़, बंगाल कोल कंपनी के राजहरा कोयला खदान, यानी जो भी उस क्षेत्र में पड़ता है कंपनी हो, जो भी अंग्रेज़ों के अधीन है, उस पर ये लोग कब्जा करते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तब ये ग्राहम क्या करता है, सहायता के लिए मेजर कार्टर के नेतृत्व में एक सेना भेजता है। तो यहाँ पे एक और नाम आ रहा है, मेजर कार्टर। तो मेजर कार्टर के नेतृत्व में यहाँ पर एक सेना आएगा और ये सेना क्या करेगी, यहाँ के जो भी विद्रोही हैं उसको दबाने का प्रयास करेगी। फिर उधर से रांची का कमिश्नर जो डाल्टन है वो भी अपने तरफ से एक सेना भेजेगा। ठीक है, तो डाल्टन का नाम याद रखिएगा, ये रांची का कमिश्नर है। और ये सेना भेजेगा, किसके नेतृत्व में भेजेगा, तो मैकडोनल्ड के नेतृत्व में भेजेगा, मैकडोनल्ड। और जब अंग्रेज़ों की इतनी भारी सेना आ जाती है तो इन लोगों को इस किले को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये लोग किला छोड़कर भाग जाता है, जो हमने देखा शाहपुर किला, या इसी को पलामू किला भी कह दिया जाता है। तो इस किले को छोड़कर ये लोग भाग जाता है और भागने के बाद ये लोग क्या करता है कि अब छुप कर आंदोलन को आगे बढ़ाता है। और डाल्टन भी खुद पलामू आ जाता है कुछ समय बाद, जब देखता है कि विद्रोह तीव्र हो रहा है तो डाल्टन भी स्वयं पलामू आ जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र को में इस विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद वो वापस चला जाता है और फिर इस क्षेत्र के विद्रोहियों को खदेड़ दिया जाता है। फिर आगे चल के 1858 के समय में आप देखेंगे कि अब विद्रोही जो हैं पुनः पलामू पर अधिकार करते हैं, जब अंग्रेज़ धीरे धीरे वापस जाने लगते हैं, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में भी विद्रोह इस समय में चल रहा है। तो अंग्रेज़ जैसे ही वापस जाते हैं, विद्रोही फिर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर दोबारा वो लोग इस क्षेत्र में पलामू के किलों को कब्जा कर लेते हैं या पलामू के क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेते हैं। फिर यहाँ पे छापामार युद्ध भी चलता है। उसके बाद एक भेजा जाता है अधिकारी को और इस अधिकारी का नाम है नेसन। तो कैप्टन नेसन इस क्षेत्र में आता है और ये नेसन क्या करता है, तो इस विद्रोह को दबाने का पूरी तरह से प्रयास करता है और ये काफ़ी कठोर तरीके से दबाने का प्रयास करता है। और ये दोनों जो नीलांबर पीताम्बर भाई हैं, इनको भागना पड़ता है इसके वजह से। और फिर इनको आगे चल के वो इनाम या फिर जागीर देने के लालच में कई लोगों को इसके पीछे लगाता है, इन दोनों के पीछे, और इनको पकड़ लेता है। और पकड़ लेता है कब, तो जब ये लोग गुप्त जगह पर एक भोजन कर रहे थे। तो याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि गुप्त स्थान पर जब ये लोग भोजन कर रहे थे उसी समय में ये कैप्टन नेशन वहाँ पे पहुँचता है और इन लोगों को पकड़ लेता है। और 28 मार्च 1859 को इन दोनों को फांसी दे देता है। कहाँ पर, तो लेस्लीगंज पलामू एक जगह है, वहीं पर इन लोगों को फांसी दे देता है। याद रखिएगा, लेस्लीगंज ये पलामू में है। और किस पेड़ के नीचे फांसी देता है, ये भी कई बार क्वेश्चन में आया है। तो ये आम के पेड़ के नीचे फांसी दे देता है। तो ये था पलामू का कहानी। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे ये पूरा कहानी चल रहा है। अब हम लोग कुछ यहाँ पर कुछ और फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। अब देखिए, अंग्रेज़ों की 1857 में कई ऐसे लोग रहते हैं झारखंड के क्षेत्र में जो सहायता करते हैं, तो उनको कुछ अवार्ड भी दिया जाता है। तो जो लोग सहायता करते हैं उसमें हमने विश्वनाथ दुबे का नाम सुना था, जिन्होंने सहदेव को पकड़वाया था, विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाने में हेल्प किया था। तो विश्वनाथ दुबे के अलावा एक महेंद्र नारायण शाही को भी हमने देखा था। तो इन दोनों को भी अंग्रेज़ों के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, क्योंकि ये लोग अंग्रेज़ों का साथ देते हैं इसी वजह से। इसके अलावा जगत पाल सिंह है, जनक सिंह है, और भी कई नाम हैं। तो इन लोगों को कई अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद और भी लोग हैं, जैसे आप देखेंगे 2 नाम और है। एक हैं किशुन दयाल, ये रंका के क्षेत्र में रहते हैं किशुन दयाल, और एक हैं रघुवर दयाल। ठीक है, ये चैनपुर के क्षेत्र में रहते हैं। तो इन दोनों को क्या दिया जाता है, तो इन दोनों को राय बहादुर की उपाधि दी जाती है अंग्रेज़ों का हेल्प करने के कारण। तो याद रखिएगा, राय बहादुर की उपाधि किसको दी गई,
तो किशुन दयाल और रघुवर दयाल सिंह को, इन दोनों को राय बहादुर की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा कई सैनिकों को ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया गया, जिसमें 3-4 नाम आते हैं जो चतरा की लड़ाई में शामिल थे। उनमें से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मेरिट जिनको दिया गया, ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो इनमें शामिल हैं पंचकौड़ी, ये सब सिपाही हैं, पंचकौड़ी। इसके अलावा आरजू, हौलदार आरजू हैं, और तारा सिंह हैं। इस तरह से ये 3 नाम हैं जिनको ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा अंग्रेज़ों को भी, जो अंग्रेज़ थे जिन्होंने दबाने में इस विद्रोह को मदद की, उनको भी इसमें अवार्ड दिया गया, जिसमें एक डॉन्ट, लेफ्टिनेंट डॉन्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक डाइन है, ये मर चुका था, डाइन या डाइनन कह सकते हैं। इन लोगों को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था, दोनों में डी से है, तो विक्टोरिया क्रॉस से इनको सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो 1857 का विद्रोह है वो झारखंड के क्षेत्र में फैलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारा कहानी समझ चुके होंगे। 1857 में इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और इससे बाहर कुछ क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। अगर आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं अच्छी तरह से, तो फिर आप गलती नहीं करेंगे और आप कहानी को बिल्कुल अच्छी तरह से लिंक करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि अगली बार जो वीडियो बने वो किस टॉपिक पर बने। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।